Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel, Bright Future Chemistry with Sumit. Today we will discuss about the atom. You learn this video atom model structure. So please like, share and subscribe this channel जिससे केमिस्ट्री की सारी वीडियोज आपके यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई के 10th एंड 12th के सिलेबस को कवर अप करेंगी और कंपटीशन एग्ज़ाम के एनसीईआरटी सिलेबस को भी कवर करेंगी। सो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ऑनलाइन केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में विद सुमित। सो आप आज पढ़ेंगे एटम एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंसिव बेस एमसीक्यू। Let's go. We will discuss about the atom. It is small particles of an element which may or may not have an independent existence. That means परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। तो बोले एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उसे आप एटम या परमाणु कहते हैं, जिसे हम परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। सबसे छोटा कण है और ये क्या है आपके रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। और इसमें एक खास बात है, ये इसमें सारे तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट डाल्टन ने बताया था परमाणु जो है वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। परमाणु जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे आप मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। अब परमाणु जो होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। इट इज़ टू टाइप्स एटम। ऐसे आप बोलेंगे स्थायी मूलकण एंड अस्थायी मूलकण, स्टेबल पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो स्टेबल जो होते हैं ये परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित होते हैं। परमाणु के बाहर आपके जो है स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहते हैं, जिन्हें आप स्थायी मूलकण कहते हैं। ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि अस्थायी मूलकण जो होते हैं ये परमाणु के अंदर तथा कुछ समय के लिए बाहर भी पाए जाते हैं, बट कुछ ही समय के लिए होते हैं, जिन्हें आप अस्थायी मूलकण कहते हैं, जिसे आप पाई मेसान के नाम से भी जानते हैं। पाई मेसान बोले तो पाई पार्शियल चार्ज एंड पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव या पाई न्यूट्रल चार्ज इसमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इसमें जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो बोला गया है आपका जो ये स्वतंत्र अवस्था में न्यूट्रॉन जो होता है एक अस्थायी कण बनाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वैसे तो क्या है ये स्थायी मूलकण है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में अगर रहता है तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण बनाता है जिसकी केवल औसत आयु रहती है ये केवल 17 मिनट ही रहता है। बोले तो कुछ समय के लिए क्षणिक समय में केवल 17 मिनट के लिए रहता है, लेकिन जैसे ही ये प्रोटॉन के साथ बाइंड होता है तो ये एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाता है। इसके बाद आप इस वीडियो में पढ़ेंगे जो मॉडल दिए गए हैं थॉम्सन मॉडल, डाल्टन मॉडल, इनके बारे में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट मॉडल आप जानेंगे पहले थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन मॉडल को आप वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। तो वाटरमेलन मॉडल दिया गया था वो आपको दिया गया था जे थॉम्सन द्वारा। जे थॉम्सन ने बताया था परमाणु जो होता है जिस प्रकार हमारा तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, उसमें काले बीज होते हैं और चारों ओर रेड पार्ट होता है, वो चारों ओर क्या होता है फैला होता है, लाल भाग चारों ओर फैला होता है। सेम उसी पोजीशन में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन काले बीज की तरीके से निगेटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट रहते हैं, जबकि चारों ओर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फैले होते हैं जिन पे
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल या इस पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता। एक न्यूट्रॉन जो होता है एक उदासीन कण होता है। जिसमें देख रहे हैं आप एक्सप्लेन किया गया है। इस मॉडल की तुलना तरबूज से की गई है। जिस प्रकार तरबूज में काले बीज धंसे रहते हैं उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं तथा समस्त धनावेश लाल भाग तरबूज की तरह चारों ओर फैला रहता है, जो एक परमाणु को स्थायी संरचना प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है -1 E0। चार्ज इस पे जो होता है इसका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इस पे जो आवेश आपका ये कंपटीशन में आता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, इसमें आपके कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक आपको सेलेक्ट करना होगा। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है आपका 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये भी आपका कंपटीशन में पूछता है। नेक्स्ट पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तब आप बताएंगे जे थॉमसन। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम P1 से डिनोट करते हैं या इसे हम 1H1 के सिंबल से भी डिनोट कर देते हैं, जिस पे इसका आवेश होता है 1.602 इंटू 1.602 इंटू 10⁻19, जबकि इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24। इसका द्रव्यमान जो होगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24, जबकि इसके खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। ये आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। द्रव्यमान, आवेश, ये सारी चीज़ आपको पूछते रहते हैं। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है वो स्मॉल n से शो करते हैं और इसका जो आवेश होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सॉरी, इसका जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है, उदासीन होता है। जबकि इसका द्रव्यमान जो होता है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻24। इसका द्रव्यमान जो होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻24, जबकि इसके खोजकर्ता थे वो थे जेम्स चैडविक। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम याद करने में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एक इसके लिए फार्मूला होता है जिस पे आप इलेक्ट्रिक है ये, ईंट पर नाचो। ईंट पर नाचो मीन्स ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना मीन्स न्यूट्रॉन एंड चा मीन्स जेम्स चैडविक या चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव, एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जो आपके द्रव्यमान की एक इकाई होती है जिसे आप AMU से भी डिनोट करते हैं, ये आपका कंपटीशन पूछा जाता है कि इसके एटॉमिक मॉस यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? AMU, जिसे हम U से भी डिनोट कर देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपका पूछेगा कि द्रव्यमान कितना होता है तो आप बताओगे 1U इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल अपना एक्सप्लेन किया था परमाणु के बारे में ही, लेकिन परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि परमाणु कैसा है। परमाणु, क्योंकि थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब रदरफोर्ड इसको कंपेयर करके बताएंगे कि परमाणु जो होता है वो कैसा है, खोखला है, धनावेशित है या ठोस है, जैसा भी है तो वो आप प्रयोग के द्वारा जानेंगे। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे 1911 में धातु की पन्नी ली जिसपे अल्फा कणों की बमबारी कराई। और धातु बोलें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन पूछता है कि रदरफोर्ड मॉडल में कौन सी धातु यूज की गई थी, तो आप बोलोगे वहाँ पे गोल्डन या गोल्ड की धातु वहाँ पे यूज की गई थी। आखिर गोल्ड ही क्यों यूज किया गया, आप इस कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और भी मेटल्स होती हैं, Ag है, Au है, Bb है, जिंक है, कॉपर है,
कई सारी धातु होती हैं, लेकिन इसमें गोल्डन ही क्यों यूज किया गया, आप इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जरूर रिप्लाई करूँगी। तो इसमें रदरफोर्ड में किया क्या, इन्होंने एक लेड का बॉक्स रखा। तो इसको पहले आप फिगर से समझ सकते हैं। लेड का एक बॉक्स लिया, बॉक्स लेने के बाद उसमें क्या किया, अल्फ़ा के कणों की जो है बमबारी कराई। अल्फ़ा कणों की बमबारी कराई तो उसमें एक स्लिट रखी। स्लिट बोले तो एक फॉयल, तो वो थी सोने की पतली पन्नी, पतली चादर थी। उस पे टकरा के जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स जाते हैं, तो पार्टिकल्स से जाने के बाद वो रेज होती हैं, कुछ सीधी चली जाती हैं, कुछ क्या होती हैं तिरछी हो जाती हैं, और कुछ क्या करती हैं वो अपने मार्ग से ही विचलित होके बैक होके आ जाती हैं। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, इससे रिजल्ट आपको ये मिला, जिसको इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है कि रदरफोर्ड ने एक लेड बॉक्स में रखे रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियम से निकलने वाली अल्फा किरण और फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बीच गोल्ड धातु की एक पतली चन्नी, पतली जो है मोटी फाइल पतली, कितनी इसकी मोटाई कितनी थी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान से आप इसको माइंड में रखिएगा। जो गोल्ड की जो धातु थी उसकी मोटाई थी 0.004 सेंटीमीटर। बोले तो इसे आप कंपेयर कर सकते हो, जो आपका एक बाल होता है, बाल का लगभग 100 गुना पतला, 100 गुना पतला आपका जो होगा वो 0.004 सेंटीमीटर के लगभग इक्वल होगा। तो इस पर क्या किया, इन्होंने बमबारी कराई, अल्फा किरणें जो है डाली इस पर। तो फिर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा इन्होंने, तो इन्होंने क्या देखा कि अल्फा किरणें जो थी वो पर्दे पर गिरने से पहले विभिन्न स्थान पे जा रही हैं। कुछ किरणें क्या थी सीधी रेखा में, कुछ किरणें जो थी सीधी रेखा में जा रही थी, कुछ पर्दे से टकरा कर एक छोटे से भाग में चमक उत्पन्न कर रही थी, कुछ क्या थी वो विचलित हो जा रही थी। तो इसे निष्कर्ष हमें क्या प्राप्त हुआ, निष्कर्ष हमें ये प्राप्त हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। खोखला बोले तो जहाँ से हमारी रेज सीधी जा रही थी, मतलब क्रॉस करके वो जा रही थी, इसका मतलब वहाँ पे परमाणु जो है खोखला है। जहाँ से आधी दूर जाके वापस आ रही थी, मतलब वहाँ तक ठोस था, वहाँ तक की खोखला था, आगे का पार्ट क्या था खोखला, सॉरी, जहाँ तक गई थी वहाँ तक की क्या था आपका खोखला था, आगे का पार्ट क्या था ठोस था, इसलिए वो बैक होके आ गई। कुछ तिरछी जा रही थी, मतलब जहाँ जैसे जैसे उसको स्पेस मिलता गया, अगर वो सीधी जाने के बाद सीधी गई वहाँ तक खोखला था, हो सकता है सीधे उसके क्या हो वो पार्ट्स ठोस हो, तो तिरछा कहीं तिरछा उसको खोखला पार्ट मिल गया तो तिरछी तिरछी हो गई। तो इसमें हुआ क्या, अधिकांश जो अल्फा कण थे 90% लगभग देखा जाए तो अपने भाग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती हैं। मीन्स 90% जो होता है परमाणु कैसा होता है वो खोखला ही होता है। बस 10% में क्या होता है वो कुछ पार्टिकल्स विक्षेपित हो जाते हैं, कुछ तिरछे चले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो प्रतिकर्षित हो जाते हैं जो वापस लौट आते हैं, उसका मतलब हुआ कि परमाणु में कुछ धनावेशित एवं बाहरी कण होते हैं। जहाँ पे खोखला है वहाँ पे क्या है हमारा ऋणावेशित भाग है, जो हल्के कण होते हैं, जो क्या बोलते हैं जो हमारे स्टेबल मेटल्स स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। तो परमाणु में कुछ धनावेशित एवं भारी कण होते हैं, जिससे क्या होता है हमारे जहाँ पर पार्ट प्रतिकर्षित हुआ है वापस लौट के अल्फा कण आई है वहाँ पे धनावेशित एवं भारी कण होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, विक्षेपित होने वाले कणों की संख्या बहुत ही कम होती है। मैंने बोला 90% एटम होता है वो कैसा होता है खोखला होता है, 10% पार्ट्स का में ही क्या होता है वो ठोस होता है। तो बोला विभेजित होने वाले कणों की संख्या बहुत ही कम होती है, लगभग 8000 में से केवल 1 कण होगा जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएगा। अतः धनावेशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत ही कम होता है। धनावेशित एवं भारी कण वही होगा जहाँ पे जो प्रतिकर्षित हो जाएगा, जहाँ पे जो अल्फा कण होंगे वो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, जो सीधे नहीं जाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा धनावेशित कण हो जाएगा, जिससे परमाणु का समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है। ध्यान से ये पॉइंट नोट करने वाला है, अगर आप चाहें तो उसको पॉइंट को नोट कर सकते हैं। परमाणु का समस्त भार
जो घेरा हुआ स्थान है परमाणु का समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म स्थान में स्थित होता है, जिसे परमाणु का केंद्रक या नाभिक कहते हैं। कहने का मतलब जो उसका समस्त भार होगा परमाणु का या तो धनावेश पार्ट होगा वो उसके सूक्ष्म स्थान में स्थित होगा, जिसे ही हम परमाणु का केंद्रक या नाभिक कहते हैं। तो अब अगर शॉर्ट में हम रदरफोर्ड के बारे में जानें तो आप जान सकते हैं, मतलब छोटी सी समरी के रूप में परमाणु जो हमारा है, जो रिजल्ट निकला हुआ है वो ये है कि परमाणु हमारा अति सूक्ष्म गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण है। बहुत ध्यान से, परमाणु पहली बात क्या है, वो छोटा है। दूसरा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, गोलाकार है। उसके बाद में कैसा, उस पर आवेश कैसा है, विद्युत उदासीन कण है। तथा अधिकांश भाग खोखला है, मीन्स 90% का जो पार्ट है उसका कैसा है, खोखला है। परमाणु का समस्त धनावेश जो पार्ट होता है, धनावेश किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है, जो नाभिक में स्थिर रहता है। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जिस पे होता है नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश, जो नाभिक के बाहर रहता है और चारों ओर कंटिन्यू लगातार चक्कर लगाता रहता है, लगातार चक्कर लगाता रहता है। तो उसके बाद में आप पढ़ेंगे, इसके बाद MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जानेंगे इसका जो कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु के मूल कण कौन कौन हैं। तो परमाणु के मूल कण कौन कौन हैं, तो आप ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। समय आपका शुरू होता है, बताएंगे आप परमाणु के मूल कण कौन कौन होते हैं। मैंने दो प्रकार के बताए थे, एक स्थायी और अस्थायी। अब मूल कण कौन होते हैं आपके बताएंगे। मूल कण मैं आपकी हेल्प करूंगी, मूल कण उन्हें बोलते हैं जिन्हें आप स्थायी कण बोल सकते हैं। तो कौन कौन से थे आपके, समय समाप्त। ऑप्शन इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मीन्स थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, राइट है। सेकेंड क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या ऑल ऑफ द अबव। रासायनिक गुण में हेल्प करेंगे आपकी। रासायनिक गुण वही तय करेगा जो काम करेगा, मीन्स आपके घर में क्या शेड्यूल करना है, क्या शेड्यूल बनाना है, वही तय करेगा जो कमाता होगा, जिसके पास पैसा होगा, जो कार्य करेगा। ठीक है, घर में पड़े पड़े तो कोई निषेध नहीं कर देगा। तो यहाँ पे काम कौन करता है, परमाणु में तीन चीज़ें मानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट काम कौन करता है, जो हमारे तत्व बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जो भाई एक ये तत्व की सबसे छोटी संख्या है, तो परमाणु में काम करने वाला जो कामकाजी लोग है कौन है, इलेक्ट्रॉन। जो चारों ओर चक्कर, भाई वो तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़ा रहता है, काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, जो हमारे परमाणु के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलेगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखो, मैं आपके आगे वाले वीडियो में बताऊंगी कक्षक क्या होते हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। आपके कक्षक चार प्रकार के होते हैं। कक्षक बोलें तो जैसे हम लोग घर होता है, रूम होता है रहने का, ऐसे इनको इलेक्ट्रॉन को भी रहने का एक घर होता है, जिसे आप ऑर्बिटल या कक्षक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास केवल चार प्रकार का ही घर है। एक होता है S, P, D, F। तो उसमें निश्चित होता है कि कितने लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगी तो मैं इसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगी,
उस पर आप अच्छे से समझ जाएंगे, बट ये कंपटीशन में आता है इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन डाल दिया है। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8, मतलब यहाँ पे सी का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज, घुमाने के लिए ऑप्शन दिया गया है बट आवेश पूछा है, ना कि इलेक्ट्रॉन। टाइम इज इनफ। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज, कैसा आवेश होता है पहले आप बताएंगे? ऋण आवेश होता है, ठीक है। जिसकी खोज जो की थी वो मिलगन ने की थी, मतलब डी का फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का काम करता है, मतलब नाभिकीय जो कण होते हैं उसको बाइंड करने का कार्य कौन करता है? टाइम इज इनफ। मेसॉन। मेसॉन जो होता है वो नाभिकीय कणों को बाइंड करने में काम करता है। किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है? मैंने बोला था डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है? कौन सा मॉडल ऐसा दिया गया था जिसमें बोला गया था परमाणु सबसे सूक्ष्म और अविभाज्य से विभाजित नहीं कर सकते? डाल्टन ने बताया था परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता था, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, वो बताया था परमाणु को डाल्टन ने। याद रखिएगा, मीन्स एफ का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, परमाणु विभाज्य है और यह परमाणु कणों से मिलकर बना है। परमाणु विभाज्य है और यह परमाणु कणों से मिलकर बना है। परमाणु विभाज्य तो है, यह कितने परमाणु कणों से मिलकर बना है? पहले तो अविभाज्य बताया गया था, डाल्टन ने बताया, बट उसके बाद में बताया गया था, जो टॉमसन हमारे बताए थे कि परमाणु विभाजित है, ठीक है। अब कितने पार्टिकल से बना था याद करिए, अब कौन कौन से थे ये भी बताइएगा कमेंट करके। टाइम इज इनफ। परमाणु हमारा जो होता है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब तो आपके दिमाग में आई होगा कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं, उदासीन कण। नेक्स्ट चलेंगे, इसका जी का जो होगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, जे टॉमसन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज राइट। नेक्स्ट, एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के होती है। ध्यान से पढ़िएगा, एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है या कम होती है या अधिक होती है या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगी आपकी? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या के क्या बराबर होती है? क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड इज ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परमाणु अविनाशी था अविभाज्य है? किसके अनुसार परमाणु जो है अविनाशी है तथा अविभाज्य है? क्योंकि परमाणु को हम कभी खत्म नहीं कर सकते तथा ये अविभाज्य भी है। किसने बताया था? डाल्टन ने। अभी आपने पढ़ा था अविभाज्य कण किसका है और अविनाशी बताया था, किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। जे का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन, वाटरमेलन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तरबूज मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? अभी मैंने एक्सप्लेन किया पूरा, बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन आइंस्टीन,
सेकंड थॉमसन, थर्ड रदरफोर्ड, फोर्थ चैडविक। सेकंड इज राइट, थॉमसन, जे थॉमसन। नेक्स्ट, अल्फा कणों में क्या उपस्थित होता है? अभी आप पढ़े थे रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा कणों की बमबारी की गई, क्यों अल्फा कण यूज किया गया या क्यों गोल्ड मेटल ही यूज किया गया? कमेंट करके बताइएगा। अल्फा कण में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन है केवल 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण में आपके होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सॉरी किसको छोड़ के सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं? कौन सा ऐसा तत्व है जिसको छोड़ के सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है बताइएगा। 118 तत्व आपके हो चुके हैं, तो 118 तत्व में एक ही ऐसा तत्व है जिसमें जो है आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी सब में क्या होता है, न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है तथा परमाणु भार भी 1 होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ इज राइट, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बॉडी वेट, इनमें से कोई नहीं, या मास नंबर। तो सेकेंड इज राइट, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट, किसी परमाणु के किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संयुक्ता इलेक्ट्रॉन, अक्रिय इलेक्ट्रॉन एंड बाह्य इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? संयुक्ता इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज राइट आंसर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किसे हम, स्क्रीन थोड़ा दिक्कत कर रही है, निम्न में से किसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या ए और बी, या बी और सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोले तो बी और सी। तो बी और सी के लिए आपका 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम है तब परमाणु क्या होगा? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या से कम है तो परमाणु क्या होगा? धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा? जिसका पलड़ा भारी उसका आवेश वैसा ही। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से कम है तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। तो प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ज़्यादा है तो आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मीन्स यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? धनावेशित। तो परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं?
एक ही तत्व हैं, लेकिन परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उसे हम क्या ही कहेंगे? ऑप्शन है समभारिक, समस्थानिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोप। ऑप्शन इसमें हो जाएगा सेकेंड इज राइट, समस्थानिक। देखो इसमें बोल रहा है परमाणु संख्या समान, संख्या समान मतलब स्थान समान, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या क्या है? डिफरेंट है। तो ध्यान समझिएगा, अगर संख्या समान है मतलब वो स्थान समान है। अगर किसी का 4 नंबर है, दूसरा भी अगर वो 4 नंबर में आता है तो उसका इस पोजीशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो परमाणु संख्या अगर समान है तो उसका क्या, उससे क्या बोलेंगे? समस्थानिक। जिसमें परमाणु भार समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समभारिक। समस्थानिक को आइसोटोप बोल देते हैं और समभारिक को हम क्या बोलते हैं? आइसो बार बोल देते हैं। ओके, ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू। लेकिन इस वीडियो में जो भी आपको कमी लगी हो प्लीज़ वो भी बताइएगा। नेक्स्ट आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। कमेंट करके जब आप बताएंगे तो जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, जिससे मैं आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकूं। तो सो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।